जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं भारत के अननोन गनमैन की। और आप जानते हैं, मैंने इस पर पहले भी वीडियो बनाई है और यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत के द्वारा, आप जानते हैं कि भारत का एक गुप्तचर संस्था है जिसका नाम है रॉ, यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इसके द्वारा ये पहले, अगर आप देखेंगे कि 2013 से पहले भी ये कार्य करती रही थी, लेकिन आप जानते हैं 2013 से पहले किस प्रकार की सरकारें रही और उन्होंने तो यहाँ तक भी कार्य किया कि भारत की जो रॉ है या इसी तरह की जो गुप्तचर संस्थाएं हैं उनके द्वारा जो डेटा जुटाए गए थे, उनको भारत के ऐसे भी प्रधानमंत्री हुए हैं जिन्होंने इसकी सूचना पाकिस्तान की ISI और वहां की जो लीडरशिप थी और एस्टेब्लिशमेंट थी उसको भी ये डेटा प्रोवाइड कर दिए थे। लेकिन आप जानते हैं 2014 के बाद में सरकार बदलती है और 2014 के बाद में सरकार बदलने के साथ ही सरकार के कार्य करने के तरीके और भारत की जो भी गुप्तचर संस्थाएं हैं, ना कि गुप्तचर संस्थाएं बल्कि सारी संस्थाओं के कार्य करने की जो शैली है वो बदल करके सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रवाद हो जाती है, नेशनलिज्म हो जाती है। फ्रेंड्स, आज हम इसी की चर्चा करने वाले हैं कि भारत के द्वारा किस प्रकार से मोसाद की तरीका से कार्य करते हैं। और आप जानते हैं मोसाद इजराइल के गुप्तचर संस्था है जिसका एक ही उद्देश्य है कि जो भी इजराइल राष्ट्र के प्रति अगर किसी तरीका का द्रोह करेगा या इजरायली नागरिकों को मारेगा या उनको किसी तरीका की क्षति पहुंचाएगा तो वो जाकर के अगर कहीं भी छिप जाएगा तो उसका बचना नामुमकिन है। इसे कहते हैं ऑफेंसिव पॉलिसी। और यही जो ऑफेंसिव पॉलिसी है, इस पर ऐसा नहीं है कि 2014 के बाद से, लेकिन हमारी जो एजेंसी, जैसे मैंने आपको बताया, रॉ जैसी एजेंसियां 1968 के बाद से इनके साथ मिलकर के कार्य तो करते रहे, लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप की जो विल पावर थी वो अपने वोट बैंक के अपीसमेंट के चक्कर में इतनी वीक थी कि उन्होंने कभी भी इनके द्वारा जो जुटाए गए डेटा थे उसके एग्जीक्यूशन के लिए ना तो फंड दिए और जो भी सूचना हुआ करती थी उसको ISI या फिर पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को वो प्रोवाइड कर दिया करते थे। और ये बात अब किसी से छुपी हुई नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, रॉ और मोसाद का जो गठबंधन है ये 2014 के बाद में जमीन पर दिखना शुरू होता है। और आपने भी एक टर्म सुना होगा, अननोन गनमैन। अननोन गनमैन के द्वारा न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि अब तो बांग्लादेश हो या फिर अमेरिका या फिर आप देखेंगे कनाडा के अंदर भी भारत का अगर कोई भी दुश्मन है जिसने भारत के राष्ट्र के खिलाफ या भारतीय सिटीजन्स के खिलाफ किसी भी तरीका का कोई भी कार्य किया है तो आप समझ लीजिए वो कहीं भी छुप जाए जाकर के, लेकिन उसका बचना नामुमकिन है। वो कितना ही भी बड़ा आतंकवादी हो, वो कितना ही भी बड़ा इंसान हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए, आज हम इसी की बात करेंगे, रॉ और मोसाद के बीच में ये जो गठजोड़ है ये किस प्रकार से है और कौन कौन से क्षेत्रों में है। फ्रेंड्स देखिए, इसका जो 4 क्षेत्रों में सहयोग है रॉ और मोसाद का। पहला है काउंटर टेररिज्म, दूसरा है साइबर वॉरफेयर, तीसरा है ह्यूमन इंटेलिजेंस और चौथा है न्यूक्लियर थ्रेट। ये 4 क्षेत्रों में मिलकर के दोनों कार्य कर रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारे CIA के ऑफिसर्स ऐसे रहे हैं जिनके द्वारा इस बात को खुले मन से स्वीकार किया गया है कि किस प्रकार से भारत का जो एस्टेब्लिशमेंट है या भारत की जो एजेंसी है वो अपने दुश्मनों को किस प्रकार से नष्ट करती है। आप देखिए, CIA के अधिकारी थे, उनके द्वारा, पूर्व अधिकारी हैं, उनके द्वारा कहा गया कि अंतरराष्ट्रीय विश्लेषक पॉडकास्ट पर वो आए थे। पॉडकास्ट आप जानते हैं, राज सरमनी। इस पाकिस्तान के पिछले कुछ वर्षों में भारत विरोधी आतंकवादियों की रहस्यमय मौत हो, जिसे अननोन गनमैन यानी कि अज्ञात बंदूकधारियों के हमलों को लेकर के काफी चर्चा है। CIA के जो अधिकारी थे उनका एक बयान था, उन्होंने दावा किया था कि भारत पाकिस्तान के अंदर अपने दुश्मन और आतंकवादियों को खत्म करने के लिए अफगानी नेटवर्क का प्रयोग कर रहा है। पाकिस्तान की एजेंसियों पर भी सवाल है। पाकिस्तानी अधिकारी अक्सर इन लक्षित हमलों के लिए भारत की खुफिया एजेंसी रॉ को ही जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन ये घटनाएं हमेशा अज्ञात बंदूकधारियों के हमले के रूप में दर्ज की जाती है। अफगानिस्तान का जो एंगल है, दावों के अनुसार भारत और अफगानिस्तान के बीच में संबंध तालिबान नेटवर्क का उपयोग करके पाकिस्तान की धरती पर भारत के दुश्मनों को निपटाया जा रहा है। फ्रेंड्स देखिए, ये जो सारा का सारा बदलाव है, आप जानते हैं ये आता है रॉ और मोसाद के बीच की जो गठजोड़ है। देखिए, आप जानते होंगे कि म्यूनिक के अंदर 1972 में मोसाद के आप जानते हैं कि जो 11 इजरायली खिलाड़ी थे उनको बहरेमी से बंधक बना करके मार डाला था और ये कार्य किया था फिलिस्तीन के आतंकवादियों ने। लेकिन आप जानते हैं कि ये फिलिस्तीन के जो आतंकवादी थे उन्होंने अली हसन सलामे और अन्य साजिशकर्ता का नाम सामने आया था
था, जिनको बाद में जाकर के मोसाद के द्वारा एलिमिनेट किया गया था। और ये अपने आप में बताता है कि ये जो कार्रवाई है किस तरीका से की जाती है। और उसके बाद आप अगर भारत का अगर देखोगे तो भारत की जो एजेंसी है अब वो डिफेंसिव नहीं है, हम डोजियर नहीं भेजते। आप जानते हैं कि भारत के ऊपर आप जानते 9/11 में हमला होता है, हमारी संसद के ऊपर हमला होता है, और भारत के अंदर ये स्थिति आ गई थी कि हर बस, हर ट्रेन या हर जगह के अंदर लिखा होता था कि अज्ञात वस्तुओं को ना छुएं, यहां बम हो सकता है। इस तरीका की सिचुएशन भारत ने फेस की थी। फ्रेंड्स देखिए ये सारा समय बदल गया है। अब भारत को ये सिचुएशन नहीं आती कि वस्तुओं को ना छुएं या कोई हमला हो, बल्कि भारत की जो एजेंसियां हैं वो पहले ही इतना सतर्क हैं कि अगर उन्हें लगता है कि एक्स नाम का कोई व्यक्ति ये भारत के लिए आने वाले समय में एक थ्रेट बन सकता है या भारत पर किसी तरीका का ये आतंकवादी हमला कर सकता है, तो भारत की एजेंसियां जाकर के उसे उसी देश के अंदर एलिमिनेट कर देती हैं। तो ये है ऑफेंसिव पॉलिसी और बहुत ही बेहतर है। देखिए पुराना रक्षा सिद्धांत क्या था, प्रतिक्रिया वाला था, यानी कि पहले कार्य हो जाएगा, घटना हो जाएगी, उसके बाद में एजेंसी कार्य करेंगे। लेकिन आप जानते हैं कि अब जैसे ही मोसाद के साथ में हमारा ये गठजोड़ होता है, हम हो गए हैं अब ऑफेंसिव। इसका मतलब है कि हम घटना का इंतजार नहीं करते, घटना हो उससे पहले ही उस व्यक्ति को एलिमिनेट करते हैं। कमजोर खुफिया तंत्र था, पश्चिमी देशों ने कभी भी भारतीय खुफिया जानकारी साझा नहीं की जिसमें भारत कमजोर रहा। आप जानते हैं कि दुनिया में एक 5 आई नाम का संगठन है जो पूरी दुनिया पर नजर रखता है, अमेरिका हो, कनाडा हो, ये आप सदिए इसमें चलते जापान भी शायद, ये 4 से 5 इसके मेंबर हैं जो पूरी दुनिया पर नजर रखते हैं। तो भारत के साथ में ये जो साझेदारी है वो कभी नहीं की, क्योंकि माना जाता था कि भारत का जो खुफिया तंत्र है वो बहुत ज्यादा मैच्योर नहीं है या फिर उस तरीका से कार्य नहीं करता है। लेकिन अगर आप देखेंगे आक्रामक रक्षा सिद्धांत, दुश्मन के हमले करने से पहले ही उस पर हमला करके उसको खत्म करना, ये जो रणनीति ऑफेंसिव जो आया है ये बेहतर है। घर में घुसकर मारना, सर्जिकल स्ट्राइक और विदेशी धरती पर ऑपरेशन अब भारत की नई पहचान बन चुके हैं। संयुक्त ऑपरेशन 4 प्रमुख क्षेत्रों में आतंकवाद, साइबर, खुफिया जानकारी और परमाणु खतरे के लिए भी ये दोनों देशों के बीच में सिद्धांत है। अब देखिए पर्दे के पीछे कौन है, पाकिस्तान और बांग्लादेश में भारत के दुश्मनों को कौन खत्म कर रहा है। पिछले कुछ महीनों में 40 से 45 लोग मारे गए हैं अननोन गनमैन के द्वारा। कहा जा रहा है वे कहां से आते हैं, कहां जाते हैं, उनकी ट्रेनिंग कहां होती है, इसका कुछ नहीं पता। आपको पता होगा बांग्लादेश के अंदर दीपू दास की लिंचिंग की गई थी, पूरी दुनिया के सामने पूरी वीडियो उसकी थी। आप जानते हैं उस व्यक्ति का क्या हुआ है, उस व्यक्ति को मार करके बिजली के तारों पर टांग दिया गया है। 2 से 3 दिन पहले की घटना है, आपने देखा होगा। अच्छा ये नहीं है, आप जानते होंगे जो जमात के लीडर है जो भारत के अगेंस्ट जहर बोलते रहते हैं, उन सब का समय आएगा और उनमें से बहुतों का समय ला चुके हैं। अब देखिए फ्रेंड्स आने वाले समय में ये जितने भी आप जानते होंगे ना कि बांग्लादेश के अंदर जमात इस्लामी पार्टी है, और जमात इस्लामी का कार्य क्या है, वो कहते हैं हिंदुओं को थ्रेट करते हैं, ऐसे कंट्री भारत को थ्रेट करते हैं, तो इनको एलिमिनेट करना हमारी एजेंसियों की प्राथमिकता है। तो आने वाले समय में आप धीरे धीरे से वही कार्य होता हुआ, अभी तो 4 से घटना हुई है ना बांग्लादेश के अंदर, आने वाले समय में ये और भी घटनाएं होंगी, और जो भी भारत का दुश्मन है उसको एलिमिनेट करने का कार्य हमारे द्वारा करा ही जाना चाहिए। ये कहानी एक शैडो वॉरफेयर यानी छाया युद्ध की है, ऐसे गठबंधन की जिसके बारे में दुनिया कानो कान पता भी नहीं लगता, यानी कि जिनका मरता है ना तो वो स्वीकारते हैं, और भारत को हमेशा डिनायबिलिटी जो मोड है उसमें रहता है, कहते हैं हमने नहीं किया। आप देख लीजिए भारत की जो रॉ है एक नया मोसाद है, सत्ता के गलियारों में एक ही नाम है और वो है रॉ। यह वही नाम है जो पाकिस्तान और बांग्लादेश में दुश्मनों की नींद हराम कर रहा है, लेकिन यह वो रॉ नहीं है जिसे दुनिया जानती थी। ये एक नया अवतार है जो दुनिया के सबसे खतरनाक एजेंसी इजराइल की मोसाद की तरह कार्य कर रहा है। सवाल यह है कि यह बदलाव हुआ कैसे है, ये बदलाव आया कैसे है। तो जैसे मैंने आपको बताया ये बदलाव आता है 1968 के बाद में, और देखिए 1968 में जब ये बदलाव आता है उस समय पर आप जानते हैं इंदिरा गांधी की सरकार थी, और इंदिरा गांधी के द्वारा आप जानते हैं कि फिलिस्तीन और एक जो फिलिस्तीन के लीडर्स थे उनके साथ में बहुत यासिर अराफात शायद उनका नाम था, उनको इंदिरा गांधी अपना भाई मानती थी, है ना, भाई बहन का रिश्ता था इस तरह से, यानी कि बहुत प्रगाढ़ रिश्ते थे। और आपने गौर भी किया होगा तो कांग्रेस के फिलिस्तीन के साथ में कुछ ज्यादा ही गहरे रिश्ते हैं। अभी 2 से 3 दिन पहले आपने देखा होगा सोनिया गांधी के द्वारा भी इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू के अंदर जो आर्टिकल्स लिखे गए हैं वो इसी को
दर्शाते हैं कि कुछ ज्यादा ही प्रेम है। इसका मतलब है प्रेम व्रेम कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है। और वो कह रहे हैं कि भाई मोदी सरकार क्या कर रही है, फिलिस्तीन के लिए गाजा पर आवाज नहीं उठा रहे, ये नहीं कर रहे। हमने उन्हें एड भेजी, आपने देखा होगा किस तरह से जवाब दिया गया है। फ्रेंड्स देखिए, इसके इस सारी की सारी जो गठजोड़ है, इसके पीछे एक लेजेंडरी व्यक्ति है जिनका नाम निकल करके आता है, और उनका नाम है स्पाई मास्टर रामेश्वर नाथ काउ। ये जो व्यक्ति है, ये समझिए कि ये जड़ है, ये उसकी जड़ है जो आज आप देख रहे हैं ना, पूरी दुनिया में रॉ का जो नाम है उसका नाम ही काफी है, इस टाइप से है। तो ये जो ये बना कैसे, ये बना है इस व्यक्ति की वजह से जिनका नाम है लेजेंडरी स्पाई मास्टर रामेश्वर नाथ काउ। इनके द्वारा सबसे पहले कदम उठाया गया 1968 में कि इन्होंने गुपचुप तरीके से इजरायली जो मोसाद है उसके साथ में गठजोड़ करने की शुरुआत की थी। और आप जानते हैं ऐसा है, धार्मिक कट्टरवाद और आतंकवाद के बीच में जो कोरिलेशन आपको देखने के लिए मिलता है, इसकी वजह से ही भारत ने ये जो डिफेंसिव से ऑफेंसिव जो रणनीति है इस पर विचार करना शुरू किया। और मैंने जैसे कि बताया, ये जाकर के मिलते हैं और 2004 के 14 के बाद में तो पूरी प्ले बुक ही बदल जाती है। देखिए, जब हम कहते हैं कि 2014 के बाद ऐसा क्यों हुआ है, उसे देखने के लिए अगर आपको समझना है तो आप ये घटना समझिए पहले, तब आपको शायद ज्यादा समझ में आएगा। देखिए, आपको ये ज्यादा समझ में आएगा। एक बार ये समझिए, मुझे यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, आप इसे समझेंगे तो आपको ये पूरी घटना की गंभीरता समझ में आएगी मैं कह क्या रहा हूं। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, उन्हें लगता है कि नहीं नहीं 2014 के बाद ही क्यों हुआ है, उससे पहले क्यों नहीं हुआ। इसे देखिए एक बार तो अब आपको समझ में आएगा। देखिए, कांग्रेस की सरकार थी 8 जनवरी 2013 के को जम्मू कश्मीर के मेंढेर सेक्टर नियंत्रण रेखा के पास में पाकिस्तानी सैनिकों ने पेट्रोलिंग कर रहे भारतीय जवानों पर जो घात लगाकर हमला किया। और इस बर्बर हमले में 2 भारतीय जवान यानी कि लांस नायक हेमराज और लांस नायक सुधाकर सिंह शहीद हो गए थे। पाकिस्तानी सैनिकों ने लांस नायक हेमराज का सिर काट लिया था और उसे अपने साथ लेकर पाकिस्तान चले गए थे। इस घटना को लेकर के देश भर में आक्रोश हो गया था और भारतीय सेना और तत्कालीन सरकार ने इसकी कृत्य की कड़ी निंदा की थी। इस वर्ड पर ध्यान दीजिए, क्या की थी, सिर्फ कड़ी निंदा की थी और क्या किया था, और कुछ नहीं किया था। यानी कि कड़ी निंदा करते थे, भारतीय सैनिक का सिर काट के ले गए जो कि पेट्रोलिंग कर रहे थे, जो कोई हमला भी नहीं कर रहे थे, उसका सिर काट के ले जाते और भारत की सरकार क्या करती थी, निंदा करती थी। तो आपको इस शब्द से पूरी मानसिकता समझ में आ गई होगी। और इसी तरीका की और बहुत सारी घटना है, जैसे कि आप देखिए 27 फरवरी 2000 को भी राजौरी में पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा भारतीय जवान भाऊ साहिब मारुति तेलकर और का सिर काट ले जाने पर भी एक घटना सामने आई थी। देखिए, इसी तरीका की अब न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर भी इसका जो है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है या बीबीसी की जो न्यूज है ये इसे कवर करती हैं। लेकिन आपने क्या देखा इसके अंदर, आपने ये देखा कि सरकार ने कुछ भी नहीं किया। अब आप समझिए ये क्या था, डॉजियर भेजने का समय था। भारत सरकार डॉजियर भेजती थी कि देखिए हमारे सैनिकों के साथ ये हो गया है, ज्यादा करते थे यूएन में जाकर के आवाज उठाते थे, देखिए देखिए पाकिस्तान हमें मार रहा है। तो ये जो है ये नीति क्यों अपनाई गई थी, क्योंकि कांग्रेस को चाहिए था भारत के मुसलमानों का वोट, और मुस्लिम वोट की वजह से कांग्रेस ने कभी भी पाकिस्तान पर वो स्ट्राइक नहीं की जो करनी चाहिए थी। हमारे सैनिकों के सिर कटते रहे, उनको फुटबॉल बना करके ये खेलते रहे पाकिस्तानी, और उसके बाद भी भारत सरकार कुछ नहीं किए। यह सिर्फ रॉ की कहानी नहीं है, भारत के शेर और इजराइल के डेविड के बीच एक गुप्त गठबंधन की कहानी है। ये एक ऐसा गठबंधन है जिस दशकों तक पर्दे के पीछे रखा गया। प्रधानमंत्री मोदी और अजीत डोभाल की अगुवाई जैसे ही आती है, उनका समय आता है 2014 के बाद। देखिए, एक साल पहले तक क्या हो रहा है, सिर काट के ले जा रहे। 2013 में आप देखा, 14 में सरकार आती है और उसके बाद सरकार ने क्या किया, घर में घुस करके मारा है। और आज तो ये बन गया है, आप जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर के अंदर तो ये है कि वो रुका नहीं है। अगर कोई भी घटना होती है तो पिटेगा पाकिस्तान ही, इसका एक ही कंक्लूजन है। आप जानते हैं इस पॉलिसी के विषय में, आतंकवादी हमला भारत पर होता है तो पिटेगा पाकिस्तान ही, कोई कुछ भी हो। तो ये वाली जो नीति है ये भी निकल करके सामने आती है। अब देखिए, एक गठबंधन जो खून और आग को जन्म देता है, ये गठबंधन नया नहीं है। इसकी नींव जो मैंने बताई कि 1968 में पर्दे के पीछे कार्य चल रहा था और बाहर हमारे जो पॉलिटिकल लीडर थे वो इलू इलू खेल रहे थे, यानी कि भाई बहन जो है रक्षाबंधन मना रहे थे। लेकिन पीछे क्या चल
रहा था, और यही वो फिलिस्तीन है, इसने कभी भी जो है पाकिस्तान के इन कुकृत्यों का विरोध भी नहीं किया। देखिए भारत और चीन और पाकिस्तान जैसे लहूलुहान था, हमारा जो इंटेलिजेंस सिस्टम बेहद कमजोर था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पश्चिमी देशों के चुंगल में फंसी हुई थी, जो खुफिया जानकारी साझा नहीं करते थे। एक महान स्पाइडर, इनका नाम है, ये है वो व्यक्ति जो मैं आपको बता रहा था, रामेश्वर नाथ राव। इनके द्वारा ये ऑफेंसिव जो नीति है, या कहिए कि ये जो गठजोड़ है, इसकी शुरुआत की गई थी। अब देखिए आप जानते थे कि पश्चिमी देशों से मदद नहीं मिलेगी, सीधे वे इजराइल गए और एक ऐसी देश जिससे हमारे कोई औपचारिक राजनीतिक संबंध नहीं थे, उन्होंने मोसाद से कहा हम दोनों एक के ही, हमारे जो दुश्मन है वो कौन है, इस्लामिक टेररिज्म, इस्लामिक जिहाद जो है ये हमारा कॉमन एनिमी है। इसलिए ये जो धार्मिक आतंक अतिवाद है हमारे पड़ोस में है और आपके भी पड़ोस में, आप तो बल्कि चारों साइड से घिरे हुए हैं, तो हमें एक साथ मिलकर के काम करना होगा। नेता क्या कर रहे हैं इससे ज्यादा हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप समझ गए आप मेरी बात? तो यहां जाते हैं इंडिया से और कहते हैं जो मैंने अभी आपको बताया, उसके बाद में दोनों देशों की जो खुफिया एजेंसी हैं उनके बीच में संबंध शुरू हो जाते हैं। देखिए कांग्रेस सरकार ने इस गठबंधन को ठंडे बस्ते में डाल दिया, लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई तो फिर से इसे जीवित किया गया। अब क्यों डाला होगा कांग्रेस ने, आप समझ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस का वोट बैंक है। देखिए वोट बैंक नहीं जाना चाहिए भारत के अंदर। आप जानते हैं जो इस्लामिक जिहाद है वो वोट उसी को करेगा जो भारत को क्या करेगा, भारत को नीचे ले जाएगा, पाकिस्तान से पिटता रहेगा और कहता रहेगा कि हमें बचाइए, अमेरिका से हमें बचाइए। जो सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करेगा, कांग्रेस को वोट मिलेगा, मुसलमान का वोट उसे मिलेगा। अब देखिए यही तो भारत का जिहाद है, यही तो जिहाद है, इसे समझिए। 1999 के कारगिल युद्ध में जब अमेरिका ने हमें सैटेलाइट इमेज और सटीक हथियार देने से इनकार कर दिया, तब इजराइल हमारी मदद के लिए सामने आया। कुछ ही घंटों में इजराइल ने अपने सभी उन्नत ड्रोन, लेजर गाइडेड बम और सटीक हथियार भारत भेज दिए, जिससे युद्ध का रुख ही बदल गया। आप और देखेंगे इसके अंदर मोसाद जो प्ले बुक था 2014 के बाद में वो भारत के अंदर एज इट इज जो है कॉपी होना शुरू हो गया। ऑफेंसिव डिफेंस, ऑफेंसिव डिफेंस, यह भारत की पुरानी नीति के बिल्कुल विपरीत था, जहां 26/11 जैसे हमलों के बाद में मोमबत्तियां जलाते हुए अपील की जाती थी। 2014 के बाद में आपने देखा कि अगर हमला होगा तो कौन पिटेगा, सिर्फ पाकिस्तान पिटेगा। देखिए अजीत डोभाल का सिद्धांत शक्ति ही शांति की जो है जननी है। भारत के जेम्स बॉन्ड कहे जाने वाले अजीत डोभाल साहब के द्वारा इस मॉडल को सरल सिद्धांत उन्होंने दिया, डिटरेंस टू स्ट्रेंथ, यानी कि डिटरेंस टू स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ होगी तो डिटरेंस पैदा होगा। शांति स्थापित करने के लिए आपको अपने दुश्मनों को उनसे बेहतर अपनी क्षमता विकसित करनी होगी। कनाडा में सुक्खा को गिला करना हो या फिर निज्जर को पिंजर बनाना हो, ये सारे के सारे कार्य इसी से निकल करके आते हैं, इसी सिद्धांत का कि हमें अगर शांति चाहिए तो शक्ति का प्रदर्शन करना पड़ेगा। और ये चार वो क्षेत्र है जहां पर मोसाद और भारत की एक साथ मिलकर के काम करते हैं। एक तो है काउंटर टेररिज्म, दूसरा है साइबर वॉरफेयर, तीसरा है ह्यूमन इंटेलिजेंस और चौथा है परमाणु खतरे की निगरानी। इन चार क्षेत्रों में तो ओपन आपको मिल जाएगी जानकारी। हम सोए हुए शेर नहीं, हम दहाड़ रहे हैं, ये भारत का नया जो है मोटो है। भारत अब एक सॉफ्ट स्टेट नहीं है, अब एक सोए हुए विशालकाय शेर नहीं है, हम जाग गए हैं, पूरी दुनिया को अपनी दहाड़ सुना रहे हैं। हमने इजराइल को स्टील से पंजरे में बंद कर दिया और आलोचकों से कुछ भी कहने के लिए अब नहीं बचा है। दुश्मनों के घर में घुसकर मारते हैं और आज दुश्मन चिल्ला रहे हैं जाकर के कि भारत हमारे देश में क्या कर रहा है, किलिंग कर रहा है। भारत हमारे देश के अंदर टारगेट किलिंग कर रहा है। आज कनाडा आप जैसे देख रहे होंगे कि आज कनाडा चिल्लाता है, भारत नहीं चिल्लाता। जाकर के आप देखे होंगे कि कनाडा के अंदर किस तरीका से उनके जो प्रधानमंत्री थे ट्रूडो, उनके द्वारा क्या कहा गया था। कनाडाई प्रधानमंत्री जो थे ट्रूडो, उनके द्वारा हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंट्सों और सरकारी अधिकारियों के हाथ होने के आरोप लगे हैं। कनाडा ने भारतीय राजनीतिक यानी कि पर्सन ऑफ द इंटरेस्ट पर भी करार किया था। भारत सरकार ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया। आरोपों की शुरुआत हुई थी सितंबर 2023 में कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो के द्वारा संसद में ऐसे दावे किए गए, तो ये न्यूज काफी रही थी, आप जानते भी होंगे इसे। देखिए ये तो मैंने आपको बता दिया भारत के लीजेंडरी, ये है मैंने ये भी आपको बता दिया और यहाँ पर ये भी मैंने आपको बता दिया। फ्रेंड्स देखिए ये है बदलाव 2014 के बाद में क्या बदलाव हुए वो आप देख सकते हैं कि अब अपील नहीं होती। आज हमारे दुश्मन जाकर के गिड़गिड़ाते हैं हमें बचा लीजिए, भारत हमें मार डालेगा। ये बदलाव आया है। तो फ्रेंड्स ये बदलाव बहुत अच्छे हैं और आने ही चाहिए थे। आपने वीडियो देखी, बहुत अच्छा, और आप इसमें जय हिंद जरूर लिखें। जय हिंद लिखना ना भूलें क्योंकि जय हिंद हमारा स्वाभिमान है। तो जय हिंद, वंदे